दोस्तों, क्या इस देश में तमाम संवैधानिक संस्थान अगर सही तरीके से काम कर रहे होते, उन तमाम संवैधानिक संस्थानों को संभालने वाले नौकरशाह अगर सत्ता के दबाव में ना आते, तो क्या 2019 का चुनाव नरेंद्र मोदी हार जाते? यह किसी अबूझ पहेली की तरह आपको लग सकता है, लेकिन जरा कल्पना कीजिए, संविधान की व्याख्या करने वाले और इस देश के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो भी शिकायत संवैधानिक तौर पर लेकर जिस दरवाजे को खटखटाते हैं, उस दरवाजे का नाम सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन अगर आपसे यह कहा जाए कि उसी सुप्रीम कोर्ट की जासूसी सत्ता कर रही है इलेक्शन से ठीक पहले, 2019 के इलेक्शन से ठीक पहले, अगर कोई आपसे यह कहे कि 2019 के चुनाव के वक्त जब जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत किसी भी पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में भी रहे वह भी उस कानून के दायरे में आती है और अगर वह उसका उल्लंघन करती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार इलेक्शन कमीशन को होता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन की भी अगर जासूसी हो रही हो, जो विपक्ष का नेता इस देश में प्रधानमंत्री पद के लिए टकरा रहा हो नरेंद्र मोदी से, अगर उसकी भी जासूसी हो रही हो, अगर इस देश के भीतर में जो चुनावी स्ट्रेटेजी बनाने वाला शख्स हो उसकी भी जासूसी हो रही हो, और सब कुछ 2019 के चुनाव के मद्देनजर, तो क्या यह कहा जा सकता है जिसने भी इस रणनीति को बनाया उसने यह सोचकर बनाया कि दरअसल दूसरी तरफ जो भी सोचा जाए, जो भी परखा जाए, पहले सारी जानकारी सत्ता के पास आ जाए और सत्ता उसी हिसाब से कार्रवाई उनके खिलाफ शुरू कर दे। और इस शुरुआत के साथ 2019 की पिसार धीरे धीरे नरेंद्र मोदी के लिए आसान होती चली जाए। आश्चर्यजनक है, लेकिन किंतु यह सच है, क्योंकि जो जासूसी कांड की परतें खुल रही है उसमें उस वक्त के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की भी जासूसी हो रही थी। चुनाव आयोग में बैठा हुआ वो शख्स जो प्रधानमंत्री मोदी जो जन प्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे थे और उनके खिलाफ 4 शिकायतें दर्ज हुई थी, उस शख्स यानी अशोक लवासा की भी जासूसी हो रही थी। विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी उस दौर में कौन सी रणनीति चल रहे थे, कौन सी सियासत साध रहे थे, किस विपक्षी दलों के साथ खड़े होना चाहते थे, उसकी भी जासूसी की जा रही थी। और प्रशांत किशोर जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं चुनाव को लेकर, 2014 में नरेंद्र मोदी के साथ थे, लेकिन 2019 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ थे, जासूसी उनकी भी हो रही है। तो बात आज कहां से शुरू की जाए? पता नहीं, बात शुरू करते ही हमें वाटरगेट कांड याद आ जाता है। निक्सन की कुर्सी उसी में गई थी 1972, याद कीजिए। उस वक्त निक्सन ने अपने खिलाफ खड़े डेमोक्रेटिक कैंडिडेट की जासूसी करवाई थी और इस वक्त भी बहुत कुछ वैसा ही है, क्योंकि जासूसी राहुल गांधी की हो रही थी, जासूसी चीफ जस्टिस की हो रही है, जासूसी इस देश में इलेक्शन कमीशन की हो रही है। अशोक लवासा 3 मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावे 2 जो चुनाव आयुक्त होते हैं, यानी सुनील अरोड़ा के अलावे सुशील चंद्रा और अशोक लवासा, कुल मिला के 5 शिकायतें उस वक्त अशोक लवासा के पास आई थी, जिसमें एक शिकायत उस वक्त बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को लेकर थी, जिन्होंने जन प्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन किया। उसके अलावे 4 शिकायतें सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी थी, लेकिन इसके अलावे दूसरे चुनाव आयुक्तों ने इस कोई बात को दरकिनार कर दिया गया और यहीं से अशोक लवासा की मुश्किलें शुरू हो गई। उनके फोन टैप होने लगे। सवाल सिर्फ उनके फोन टैप का नहीं है, उनकी परेशानी की स्थिति इससे भी समझी जा सकती है कि चुनाव के तुरंत बाद सितंबर के महीने में उनकी पत्नी को आईटी का नोटिस भी आया था। सितंबर के महीने में, नवंबर के महीने में उनके बेटे जिस कंपनी के डायरेक्टर थे उनको ईडी का नोटिस मिला था फॉरेन एक्सचेंज लॉ के तहत। दिसंबर के महीने में उनकी बहन को आईटी का नोटिस मिला था स्टैंप ड्यूटी के मद्देनजर। और उसके बाद चुनाव आयोग छोड़कर अशोक लवासा एशियन डेवलपमेंट बैंक चले गए, जहां वो अभी काम कर रहे हैं। और इसी प्रक्रिया में नाम आपके सामने उस वक्त चीफ जस्टिस रहे रंजन गोगोई का लेना पड़ेगा। उनके भी फोन टैप किए गए और जो पूरा सेक्सुअल हरासमेंट का मामला है, दरअसल उस पूरे मामले के इर्द गिर्द का ताना बाना इसी जासूसी फोन टैप से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि न सिर्फ उनके 2 स्टाफर जो कि कोर्ट के स्टाफर थे उनके 3 फोन, बल्कि उसके अलावे उस महिला के पति से जुड़े हुए 4-5 टेलीफोन और उनके परिवार के सदस्यों के भी फोन टैप किए जा रहे थे। सवाल था उस पूरे पीरियड के काल में रंजन गोगोई सरकार के साथ ही आपको खड़े नजर आएंगे, चाहे वो फैसला सीधे तौर पर समझिए, एक के बाद एक फैसले जो आए थे, उस फैसले की कड़ी में आपके सामने राफेल का किस्सा आएगा, आपके सामने अयोध्या का मसला आएगा, आपके सामने ट्रिपल तलाक का मसला आएगा, आर्टिकल 370 का मसला आएगा, एनआरसी जो असम में लागू किया गया, वो सारे मुद्दों पर और कोई फैसला नहीं दे रहा था, रंजन गोगोई दे रहे थे जो उस समय चीफ जस्टिस थे। ये रंजन गोगोई जब जज हुआ करते थे तो याद कीजिए जनवरी 2018, उस वक्त इन्होंने कहा था डेमोक्रेसी इन डेंजर। उस वक्त चीफ जस्टिस मिश्रा हुआ करते थे, दीपक मिश्रा।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उस वक्त इन्होंने ये सवाल खड़ा किया था, तभी वो निशाने पर थे। और निशाने पर लाने के लिए उसके बाद जो पूरा जासूसी के वक्त का जो फोन कॉल की रिकॉर्डिंग जो निकल कर आई है, वो बहुत साफ तौर पर बताती है कि उसको किस तरीके से उनको अपने अनुकूल किया गया। क्या ये सारे सवाल हैं। इन सवालों के अक्स में सवाल है कि उस दौर में जिस पीरियड में जांच हो रही थी और जो जासूसी हो रही थी, दोनों को आपको मिलाकर देखना होगा। राहुल गांधी से जुड़े हुए 9 टेलीफोन नंबर जुड़ते हैं और उसमें खास तौर पर उनके जो ऑफिस का व्यक्ति है अलंकार सवई, उसके भी फोन टैप हो रहे हैं। सचिन राव जो CWC मेंबर और उनके करीब और उनके कागजात देखता है, जो सबसे करीबी है, इनके भी फोन टैप हो रहे हैं। इन सारे सवालों के अक्स में हमें लगता है एक बात और समझने की जरूरत है कि जो फोन टैपिंग की जो पूरी परिस्थिति है वो लगभग दिसंबर तक 2019 तक चलती जरूर है, लेकिन सही मायने में यह लोकसभा चुनाव से ठीक पहले तक रहती है। लोकसभा चुनाव 2019 और शुरुआत इसकी होती है यूपी इलेक्शन के तुरंत बाद, जो 2017 में हुआ था। इस पूरे काल के भीतर जिन भी लोगों के फोन टैप हो रहे थे, जो भी निगरानी में थे, जिन पर सरकार नजर रख रही थी, सवाल था इस दौर में वह कौन से मुद्दे थे जिनको लेकर जांच हो रही थी। उसमें ध्यान दीजिए, इस वक्त जो देश के गृह मंत्री हैं, उस वक्त बीजेपी के अध्यक्ष थे, उनके बेटे जय शाह की संपत्ति कैसे बढ़ी, इसकी रिपोर्ट फाइल करने वाले पत्रकार के भी फोन टैप होते हैं। राफेल डील जो कवर कर रहे थे और जो मुख्य तौर पर अखबार में लिख रहे थे, उस वक्त में उनके भी फोन टैप हो रहे थे। इतना ही नहीं, जो सीबीआई की कंट्रोवर्सी हुई थी आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना के बीच, और याद कीजिए उस समय आधी रात में जो पूरा ऑपरेशन किया गया था सीबीआई हेडक्वार्टर में, उस पूरे ऑपरेशन की रिपोर्ट करने वाले जर्नलिस्ट के भी फोन टैप हो रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के भीतर जब सवाल आया तो सुप्रीम कोर्ट का मसला सिर्फ एक जज और उस वक्त के चीफ जस्टिस है, और चीफ जस्टिस का ही जब आपने फोन टैप करना शुरू कर दिया तो मतलब बहुत साफ है कि सुप्रीम कोर्ट उसके दायरे में है। और उस दौर में जो भी कवर करने वाले जर्नलिस्ट थे सुप्रीम कोर्ट को, उनके दिमाग में जो कॉलेजियम मीटिंग का सवाल उठाते थे, जो डिसिप्लिनरी केसेस को उठा रहे थे, जो जजों को जो हटाए जाने और नियुक्ति को लेकर सवाल उठा रहे थे, उनकी भी फोन को टैप किया जा रहा था। किसने किया है ये सब कुछ? और सब कुछ सत्ता में रहने के लिए किया है, चुनाव जीतने के लिए किया है, सत्ता के ऊपर कोई उंगली ना उठाए इसलिए किया है। ये सारी परिस्थितियां आपके सामने हैं, क्योंकि अब रिपोर्ट की परतें सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। दुनिया के 6 बड़े अखबार, जिसमें वॉशिंगटन पोस्ट भी है, लंदन टाइम्स भी है, द गार्जियन भी है, सभी ने इन खबरों को छापा है। और दुनिया भर में दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो सरकार है वो क्या डेमोक्रेटिक तरीके से है या नहीं है। तो देखा आपने किस तरह उन्होंने अपने वीडियो में साफ साफ बताया कि किस तरह इसको 2019 से ही ये सब प्लान किया गया था और धीरे धीरे करके इसको एग्जीक्यूट किया गया है। किस तरीके से देश के कितने लोगों की जासूसी की गई है, किस तरीके से उन विपक्षी दलों की जासूसी की गई है, उन पत्रकारों की जासूसी की गई है जो कि बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, जो कि सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ है। किस तरीके से उन लोगों की जासूसी की गई है जो कि बीजेपी के द्वारा बनाई गई नीतियों के खिलाफ सवाल उठाते हैं। और उन्होंने अपने वीडियो के अंत में एक सवाल पूछा है जो हम भी आपसे जानना चाहेंगे, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, जो कि बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर सरकार का ये करना, इतने बड़े डेमोक्रेटिक देश में सरकार का इस अनडेमोक्रेटिक तरीके से हमारी डेमोक्रेसी को तार तार करना हुआ। तो बताइए आप भी, क्या आपको लगता है कि ये जो जासूसी की गई है इससे हमारी डेमोक्रेसी को तार तार किया गया, इससे हमारी राइट टू प्राइवेसी का जो कानून है उसका उल्लंघन किया गया है? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।